हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेसन नंबर 3 का नाम है आरंभिक नगर। देखो, आरंभिक नगर इसलिए रखा है क्योंकि प्राचीन जो खुदाइयाँ हुई हैं उसमें जो प्रारंभ में नगर मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। देखो, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूताघर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत के लिए व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो देखो, आपने देखा होगा ना, पहले की जो इमारतें होती हैं वो कितनी खूबसूरती से बनी होती हैं, उन पर कितनी खूबसूरत मीनाकारी होती है, लकड़ियों पर भी नक्काशी होती है। तो ये सब उस इमारत को देखकर ये दोनों बातें कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब देखो, यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई जा रही थी, तो पंजाब में। और सबसे पुराना जो खोजा गया स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा पुरस्थल। और वर्तमान में ये कहाँ पर है, आधुनिक पाकिस्तान में। तो हड़प्पा कहाँ पर है, आधुनिक पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। किसने सोचा, रेलवे वालों ने। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। अब उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई है, उनको तो बस ईंटें मिल गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, किस नगर की, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था, 4700 साल पहले। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? अब देखना इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। अब देखो, हमें ध्यान रखना है कि कितने भागों में विभाजित थे, कौन सा हिस्सा छोटा था, कौन सा हिस्सा ऊँचा था, निचला था, बड़ा था। ठीक है, तो पश्चिमी भाग तो छोटा था और ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा, नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। तो देखो, हमें पता होना चाहिए, इधर तो पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता था, ये ऊंचा था। तो ऊंचे कैसे क्या होते हैं, दुर्ग होते हैं। तो दुर्ग वाला भाग ऊंचा था, तो इसे नगर दुर्ग कहा, और इसको निचले भाग को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पकी थीं कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, यानी वहाँ की ईंटें बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। कुछ नगरों के दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अब देखो, ये महान स्नानागार का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुका है कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि पानी का रिसाव रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी, चारकोल की परत। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। किससे निकाला जाता था, कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट
नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी जो विशिष्ट नागरिक होते थे वही विशेष अवसरों पर यहाँ स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब देखो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले, ये क्वेश्चन बन गया। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल नगरों में मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो भंडार गृह किसे कहते हैं, जहाँ सामान रखने का स्थान होता है उसे भंडार गृह कहते हैं। तो हड़प्पा और लोथल में मिले हैं ये। अब देखो ये महान स्नानघर का चित्र है। देखो दोनों तरफ सीढ़ियाँ बन रही हैं उतरने के लिए, चारों ओर इसके कमरे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट लोग विशिष्ट अवसर पर स्नान किया करते थे और कुएं से इसके अंदर पानी डाला जाता था। अब पढ़ेंगे हम भवन, नाले और सड़कें। देखो इस नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी घर में चारों ओर कमरे बने होते थे और बीच में एक आंगन होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, नाले कैसे थे, ढके हुए। हालांकि कई जगह खुली नालियाँ भी मिली हैं, कहीं लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, पर नाले कैसे थे, ढके हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में क्या होता था, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। अब मेन होल इसलिए बनाते थे ताकि नाले में कोई गंदगी हो तो वो दिख सके, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से। अब देखो ये आपको चित्र दिख रहा होगा ना, ये क्या कर रहा है, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई हो रही है। ये ईंटों की चिनाई कर रहा है एक मजदूर। तो ये सब क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। अब देखो नगरीय जीवन, हड़प्पा का नगरीय जीवन पढ़ेंगे हम। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और वहाँ पे मकान आयताकार उसमें मिले थे ना, तो वो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब देखो लिपिक किसे कहते हैं, लिखने वाले को, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, वो क्या हो गया, नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। अब दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ की किस्से कहानियाँ तो लिख कर ही आएंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो मिट्टी के खिलौनों के हमें अवशेष मिले हैं। तो अब मैं आपको कुछ चित्र बताती हूँ जिनको आप देखना कि वहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखो ये एक सड़क मिली है और उसके पास एक नाले का साक्ष्य मिला है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिला है। और दूसरा मिला है कुएं का अवशेष। देखो ये कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहाँ से। और इसके अलावा ये जो मिली है, ये मोहर मिली है, इसके ऊपर एक लिपि लिखी हुई है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। और ये पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, बच्चे जिससे खेला करते थे। और ये बाट मिले हैं, देखो कितने खूबसूरत बाट हैं। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। कौन से पत्थर से, चर्ट पत्थर से। और इनसे बहुमूल्य धातुओं को तोला जाता था। तो आप ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि जो बाट मिले वो किस पत्थर से बने होते हैं, तो चर्ट पत्थर से बने होते थे। अब हम पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा की नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो जो चीज़ें मिली वो किससे बनती थी, पत्थर से, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी होती थी। तांबे और कांसे से तो औजार बनते थे। क्या बनते थे, औजार, हथियार, गहने और बर्तन। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो सोने और चांदी के तो क्या होते थे, गहने और बर्तन। और तांबे, कांसे, इनसे औजार और हथियार, गहने और बर्तन सब बनते थे इनसे।
यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। क्या क्या है? मनके, बाट और फलक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता खुदाई की सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है? तो मनके, बाट और फलक। अब देखो आपको चित्र बताती हूँ मनके और फलक का। ये देखो, ये मनकों से जो हार बनाया गया है और ये फलक है। देखो इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं, कार्निलियन पत्थर, और पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं और इनके बीच क्या कर दिया गया? छेद कर दिया गया ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तो कितने खूबसूरत डिज़ाइन बन गया इसका। अब आगे देखते हैं हम। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हमने लेसन नंबर 2 फर्स्ट में पढ़ा था ना मेहरगढ़ के बारे में, तो वहाँ कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। चांदी का फूलदान और ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं। पक्की मिट्टी तथा फेयोंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। अब देखो पक्की मिट्टी से और फेयोंस से। फेयोंस एक चीज़ होती है जो कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इससे बनी क्या मिली है? तकलियाँ, और सूत कताई का वो क्या देती है? संकेत। अब देखो, अब आपको एक चित्र और बताती हूँ। देखो ये पत्थर से बनी व्यक्ति की मूर्ति है। इसने देखो एक कढ़ाईदार वस्त्र पहन रखे हैं। देखो कितनी खूबसूरत कढ़ाई हो रही है और इसकी शेविंग वगैरह सब बनी हुई है। तो ये किसने बनाई होगी? एक विशेषज्ञ ने बनाई होगी ना। कोई आम आदमी तो इतनी खूबसूरती से इसको पत्थर को नहीं ढाल सकता। तो ये सब वहाँ पे क्या है? प्राप्त हुई हैं ये सब चीज़ें। तो इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। अब देखो पृष्ठ 28 पर चित्र देखा था ना हमने, अभी दिखाया था आपको मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ या किसी मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। कोई आम आदमी तो इस तरह से बना नहीं सकता ना। हर व्यक्ति तो विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब हम तो क्या कर सकते हैं? केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ही काम करते होंगे, महिलाएं भी और पुरुष भी। अब देखो हमने अभी फेयोंस के बारे में पढ़ा था ना। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं क्योंकि पत्थर और शंख तो प्रकृति में होते हैं, लेकिन फेयोंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे किया जाता है? कृत्रिम रूप से। और कैसे होता है? देखो, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। किससे बनते हैं ये? बालू और स्फटिक पत्थर से। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि फेयोंस पर जो चिकनी परत चढ़ी होती थी उसके रंग कैसे होते थे? तो नीले या हल्के समुद्री। और फेयोंस से क्या बनता था? मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन। कुछ इस तरीके की ये आकृति होती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल हैं। अब लकड़ी प्राकृतिक रूप से मिलती है और धातुओं के अयस्क खुदाई से मिलते हैं। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। आयात करते यानी मंगाते थे, दूर दूर से मंगाया करते थे। अब देखो वो आयात कहाँ कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। देखो वैसे भी राजस्थान में तांबा बहुत प्राप्त होता है और राजस्थान में एक स्थान है जिसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा स्थान है। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब देखो पश्चिमी इधर होता है ना, और एशिया महाद्वीप में तो पश्चिमी एशियाई देश कौन सा है? ओमान। वहाँ से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था?
सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखो कर्नाटक में सोने के खाने हैं तो वहाँ से सोने का आयात होता था, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं कि प्राचीन काल में राजस्थान से क्या मंगाया जाता था, और तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, और टिन का आयात कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। देखो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और सरसों, ये सब फसलें उगाई जाती थीं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे लकड़ी से बनाए जाते थे, तो लकड़ी के बनाए हल तो गल जाते हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? खिलौने। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम पढ़ेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं। देखो कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। अब एक क्वेश्चन तो क्या बनेगा, धोलावीरा नगर कहाँ बसा था? तो गुजरात में। और कहाँ पे? खादिर बेत के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। कितने भागों में? 2 भागों में। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि धोलावीरा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। या फिर इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था? तो धोलावीरा। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है। कौन सा? कि अवशेष में हड़प्पा लिपि के जो बड़े बड़े अक्षर थे ना, उनको पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में भी जड़ा गया था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब देखो गुजरात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी है, उसके किनारे बसा लोथल नगर। अब दूसरा नगर कौन सा है गुजरात में? लोथल। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि लोथल कहाँ पर बसा हुआ है? तो गुजरात में। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल में ही कीमती पत्थर मिलते थे। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। अब मुद्रांकन या मोहरबंदी किसे कहते हैं? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। ये सब कहाँ मिली है? लोथल में। अब ये आप देख रहे हैं, ये लोथल का एक बंदरगाह है। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह है जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और यहाँ पर माल चढ़ाया व उतारा जाता था। अब हम पढ़ेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो इस सभ्यता का क्या होने लगा? खत्म होने लगी थी सभ्यता। तो ये सब क्यों? मानव का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी,
अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसका कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। तो ये अलग अलग कारण हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब देखो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ अन्य बातें देख लेते हैं जो इस लेसन में दी गई हैं। तो आइए देखते हैं हम ये क्या दे रखा है इसमें। एटलस में मिस्र ढूंढो। अब मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीकी देश है ना मिस्र। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, और वहाँ पे ज़्यादातर क्या है? रेगिस्तान। तो नील नदी को छोड़कर आसपास का भाग कैसा है? मिस्र का रेगिस्तान। लगभग 5000 पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिरामिड के नाम से। राजाओं को मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। तो कहाँ रखा जाता था? पिरामिडों में। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पिरामिड थे। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। हमने दूसरे लेसन में ही पढ़ा था ना कि कब्रों में बकरी के साक्ष्य मिले हैं, कुछ सामान रख दिए जाते थे मेहरगढ़ की कब्रों में। इसमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सर देख लेते हैं। देखो, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े के उपयोग होता था। तो वहाँ पे साक्ष्य मिले हमको कपड़े के, मोहनजोदड़ो से मिली थी ना। और निम्नलिखित को सुमेल करो। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? हमने पढ़ा था ना, तांबा राजस्थान से मंगाते थे। सोना कर्नाटक से मंगाते थे। टिन अफ़गानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाया जाता था। तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, लेसन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसको पूरी वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी।